आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास ने किया 4 इजरायली ख्वातीन फौजियों को रिहा। इजराइल आया घुटनों पर। 200 फिलिस्तीनियों को करेगा आजाद। भारत में मनाया जाएगा 76वां यौम जमहूरिया। इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो होंगे चीफ गेस्ट। 5 फरवरी को महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे पीएम मोदी। 24 फरवरी को बिहार के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। हज पर जाने वालों के लिए जरूरी खुशखबरी, बढ़ा दी गई पैसे जमा करने की तारीख। शिफाउर रहमान की अहलिया को मिला आवाम का भरपूर प्यार। ओखला असेंबली के जोगबा इलाके का किया दौरा। अजमेर दरगाह मामले के मुस्लिम वकील को मिली धमकी। कोर्ट के बाहर जान से मारने की दी धमकी। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी बनी महामंडलेश्वर। मोहमाया तक कर पहना भगवा। मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाने पर बोला हाई कोर्ट, इबादत की जगह पर नहीं कर सकते हक का दावा। भोपाल की रमशा अंसारी बनी डीएसपी। मुस्लिम लड़कियों को दिया खास पैगाम। फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस ग्रुप हमास ने आज 4 इजरायली ख्वातीन फौजियों को रिहा कर दिया है। इसके साथ ही इजराइल को भी एक बार फिर हमास के आगे घुटने टेकने पड़े हैं। इजराइल ने 200 फिलिस्तीनों को आजाद करने का फैसला किया और साथ ही नेटजरिम कॉरिडोर से फौज की वापसी की तैयारी भी शुरू कर दी। जंग की जिद पर अड़े इजरायली पीएम नेतन्याहू के लिए ये एक बड़ी शिकस्त है, क्योंकि हमास ने न सिर्फ कैदियों को रिहा किया बल्कि गजा सिटी में अपने जंगजुओं के साथ अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। इजराइल हमास जंगबंदी के आगाज के बाद पिछले हफ्ते हमास ने 3 इजरायली ख्वातीन को रिहा किया था। उसके बाद आज कैदियों की अदला बदली के दूसरे दौर में हमास ने मजीद 4 इजरायली ख्वातीन फौजियों को रिहा कर दिया है और उन्हें इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंप दिया। लेकिन ये सब कुछ इतनी सादगी से नहीं हुआ। अल जजीरा के मुताबिक हमास ने गजा शहर के चौराहे पर कैदियों को सौंपने के साथ साथ अपनी ताकत और कुव्वत का जबरदस्त मुजाहिरा भी किया। हमास के ऐलान के बाद इजरायली कैदियों की रिहाई देखने के लिए फिलिस्तीनी आवाम बड़ी तादाद में गजा सिटी में इकट्ठा हुई। इसके अलावा हिफाजत के मद्देनजर हमास के सैकड़ों जंगजू और फिलिस्तीनी ग्रुप के लड़ाके भी मौके पर मौजूद रहे। अल जजीरा के मुताबिक कैदियों की रिहाई के बाद इजरायली फौज गजा के मरकज में नेटजरिम कॉरिडोर से वापस लौटना शुरू हो जाएगी और बेघर फिलिस्तीनी गजा शहर और उत्तरी गजा में लौटना शुरू कर देंगे। जंगबंदी के बाद हमास के लड़ाकों की कुव्वत को देखकर इजराइल टेंशन में है। इजराइल ने इस बात की तस्दीक की है कि हमास दोबारा से मजबूत हो रहा है। अब तक 10 से 15 हजार से ज्यादा नए लड़ाके हमास में दाखिला ले चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक इस बात का दुनिया को अंदाजा नहीं था कि कैदियों को रिहा करते हुए हमास अपनी ताकत का इतना बड़ा मुजाहिरा करेगा। इस कदम का मकसद यह दिखाना था कि हमास अभी भी गजा में है, वो अभी भी ताकतवर है और मकामी आबादी अभी भी उनके पीछे खड़ी है। यहाँ तक कि कैदियों को सौंपने का मकाम गजा सिटी का मतलब था कि इजराइल नाकाम रहा, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ इजराइल ने सोचा था कि उन्होंने फौज की ताकत से सब कुछ पूरी तरह से काबू कर लिया। ये इजराइल के लिए एक पैगाम है कि वे कैदियों को वापस लाने में नाकाम रहे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 24 फरवरी 2025 को बिहार दौरे पर रहेंगे, लेकिन इससे पहले महाकुंभ में स्नान करेंगे। कहा जा रहा है कि महाकुंभ में स्नान के बाद पीएम मोदी बिहार इंतखाब की तैयारी में जुट जाएंगे। महाकुंभ 2025 का इनेकाद 13 जनवरी से शुरू हो चुका है। इस तकरीब में मुल्क और बैरून मुल्क के साधु संत और अकीदतमंद मुकद्दस नदी में स्नान के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। अब मुल्क के वजीर-ए-आज़म पीएम मोदी भी 5 फरवरी को कुंभ में स्नान करने वाले हैं और इसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मजहबी नजरिए से देखें तो 5 फरवरी का दिन बेहद मुकद्दस माना जा रहा है। इसी वजह से पीएम मोदी 5 फरवरी के दिन कुंभ में स्नान करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी का दूसरा दौरा बिहार को होने वाला है। 24 फरवरी 2025 को पीएम बिहार के दौरे पर रहेंगे। वो यहां भागलपुर में किसान एजाज तकरीब में शामिल होकर किसानों को करोड़ों रुपए की फलाह बहबूद स्कीमों का ऐलान करेंगे। 10 जिलों में मिट्टी जांच लैब्स बनाई जाएंगी और गांवों में किसान चौपाल लगेंगी। इस साल पीएम मोदी का यह पहला बिहार दौरा होगा, जिसे बिहार में इलेक्शन की तैयारी की नजर से देखा जा रहा है। इस साल हज पर जाने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हज के लिए जाने वाले लोगों को अब हज की फीस जमा करने के लिए वक्त में तौसीह मिलेगी। हज की फीस जमा करने की तारीख में इजाफा हो गया है। हज पर जाने वाले आजमीन अब 31 जनवरी तक हज की फीस जमा करा सकेंगे। हज के खर्च की पहली और दूसरी किस्त को टोटल रकम 2,72,300 रुपए है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक इसके बाद तारीफ में अब इजाफा नहीं होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि हज पर जाने वाले आजमीन दी गई तारीख पर सख्ती से अमल करें। इसके बाद किसी भी दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जाएगा।
आजमीन को फीस जमा करने के लिए ई पेमेंट की सहूलियत दी गई है। साथ ही हज सहूलियत ऐप पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के जरिए जमा कर सकते हैं। हज कमेटी ने कहा है कि दस्तावेज यानी अपने इंटरनेशनल पासपोर्ट की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट, हलफनामा, बैंक की पे स्लिप, हज दरख्वास्त कॉपी अपने सूबों, यूनियन टेरिटरी हज कमेटी में 3 फरवरी 2025 तक जमा करा दें और 3 फरवरी आखिरी तारीख होगी। हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगों के इल्जाम में जेल में बंद शिफा और रहमान को ओखला असेंबली से टिकट दिया है, जिसके लिए उनकी पत्नी ने ओखला असेंबली के जोगाबाई इलाके का दौरा किया और इंतखाबी मुहिम की। बता दें कि मुहिम के दौरान उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिला। साथ ही शिफा और रहमान की अहलिया ने लोगों से शिफा और रहमान का दिल से साथ देने की अपील की। वहीं दूसरी तरफ ओखला असेंबली के नूरनगर इलाके में लोगों ने भी शिफा और रहमान की हिमायत में अपना जोश दिखाया और दुआओं के साथ साथ रहमान की अहलिया को ओखला असेंबली से जिताने का वादा किया। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। इस बार ओखला असेंबली में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मनीष चौधरी एक मजबूत चेहरा हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के 2 बार के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान भी मैदान में हैं। राजस्थान के अजमेर में मौजूद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह इन दिनों चर्चा में है। हिंदू तंजीमों का दावा है कि दरगाह के नीचे मंदिर है। इस मामले को लेकर हिंदू तंजीमों ने निचली अदालत का रुख किया। इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और अब वकील को जान से मारने की धमकी मिली है। अजमेर दरगाह मामले की आज यानी 24 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच मुस्लिम पार्टी के वकील को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी कोर्ट के बाहर एक शख्स ने दी है, जिसने खुद को सहाफी बताया। धमकी देने वाले मुलजिम ने वकील से कहा कि अगर वह सुनवाई के दौरान कोर्ट में आया तो उसे गोली मार दी जाएगी। मुस्लिम पार्टी के वकील मोइन फारूक हुसैन बेंगलुरु से अजमेर कोर्ट में पैरवी करने पहुंचे थे। बहस खत्म होने के बाद मुस्लिम पार्टी के वकील बाहर निकल रहे थे, तभी एक शख्स ने वकील को जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट के बाहर एक शख्स ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, जो बेहद संगीन बात है। मुस्लिम पार्टी के वकील ने कोर्ट में अपनी बात भी रखी है। फिलहाल पुलिस ने धमकी देने वाले अनजान शख्स की तलाश शुरू कर दी है। वकील फारूक ने कहा कि धमकी के मामले को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। ममता कुलकर्णी, जो कभी बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रही, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन टॉपलेस फोटोशूट की वजह से सुर्खियों में भी रही, लेकिन अब उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे वो बहस का मौजू बन गई हैं। हर कोई जानना चाह रहा है कि ममता अचानक भगवा लिबास पहने हुए एक सन्यासी बाबा के अंदाज में क्यों नजर आ रही हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। बॉलीवुड में चर्चित एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर बन गई हैं। उन्होंने किन्नर अखाड़े में रूहानी जिंदगी से नाता जोड़ लिया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अचानक से वह महामंडलेश्वर कैसे बन गई, क्योंकि महामंडलेश्वर बनने के लिए पहले दीक्षा लेनी पड़ती है और एक लंबा वक्त तपस्या करके दुनियावी जिंदगी से नाता तोड़ना पड़ता है। अगर आप ममता कुलकर्णी की जिंदगी देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ वक्त पहले तक उनकी जिंदगी तनाजात से भरी हुई थी। उन पर इल्जाम लगता है कि साल 2013 में ममता कुलकर्णी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली थी। हालांकि ममता कुलकर्णी इन इल्जामात को गलत बताती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि साल 2016 में मुंबई पुलिस ने ड्रग स्मगलिंग के एक मामले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। ममता कुलकर्णी खुद कहती हैं कि वो ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से प्यार करती थी और इस दौरान वो साल 2000 से 2024 तक भारत से दूर रही। साल 1993 में ममता कुलकर्णी ने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट किया था, जिस पर मुल्क भर में काफी हंगामा हुआ था। इसी वजह से आज ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने से लोग हैरान हैं। किन्नर अखाड़ा सनातन मजहब के 13 मेन अखाड़ों से अलग है। ये वो अखाड़ा है जिसमें सन्यासी बनने के बाद भी दुनियावी जिंदगी को भी जिया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत देने को लेकर सूबे के अफसरों को हुक्म देने की मांग वाली दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के मुख्तियार अहमद की तरफ से दायर दरख्वास्त को खारिज करते हुए जज अश्विनी कुमार मिश्रा और जज डी रमेश की पीठ ने कहा कि मजहबी मकाम खुदा की इबादत के लिए है, इसके लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का हक नहीं दिया जा सकता, खासकर तब जब लाउडस्पीकर अक्सर वहां रहने वाले लोगों के लिए परेशानी पैदा कर दे। सुनवाई के दौरान सूबाई हुकूमत के वकील ने इस रिट दरख्वास्त पर यह कहते हुए एतराज जाहिर किया कि दरख्वास्त गुजार
ना तो मस्जिद की देखभाल करने वाला है और ना ही वो उस मस्जिद से जुड़ा है। साथ ही कहा कि दरख्वास्त गुजार को यह रिट दरख्वास्त दायर करने का हक नहीं है। आपको बता दें कि पिछले साल यानी दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में पुलिस ने कई मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए थे। एमपी एसपीएससी 2022 के इम्तिहान में भोपाल की रमसा अंसारी टॉप 10 में जगह बनाकर डीएसपी ओहदे के लिए सिलेक्ट हुई हैं। रमसा अंसारी ने मुस्लिम बिरादरी और लड़कियों को इस फील्ड में आने और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया है। आइए जानते हैं कि रमसा को इस इम्तिहान में कैसे कामयाबी मिली और वो लड़कियों को क्या पैगाम दे रही हैं। रमशा ने MPPCS 2022 इम्तिहान में कुल 880.50 नंबर हासिल किए हैं। अहम इम्तिहान में उन्हें 760.50 नंबर तो इंटरव्यू में 120 नंबर मिले हैं। रमशा का सिलेक्शन डीएसपी ओहदे के लिए हुआ है। PCS इम्तिहान में ये उनकी तीसरी कोशिश थी और इस बार उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। रमशा कहती हैं कि वह फिजिकली और मेंटली दोनों तरह के चैलेंज के लिए हमेशा तैयार रहती हैं और यही उनके सक्सेस का राज है। रमशा बताती हैं कि PCS की तैयारी के लिए वह रोज 11 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी और उनकी मेहनत का फल आखिरकार उन्हें मिल ही गया। वह कहती हैं कि उनकी इस कामयाबी में उनके घर वालों का बहुत अहम किरदार है। बिरादरी की लड़कियों को पैगाम देते हुए कहा कि हमें सबसे ज्यादा अभी तालीम में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तालीम ही वो हथियार है जिसके दम पर हम अपने घर, बिरादरी, मुल्क और कौम का भला कर सकते हैं। खुद के साथ दूसरों की जिंदगी को भी अच्छा कर सकते हैं, मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। इसलिए सिविल सर्विस में मुस्लिम नौजवानों और लड़कियों को जरूर आना चाहिए। हम हिंदुस्तानियों के लिए यौम जमहूरिया का दिन फख्र और एजाज की अलामत होता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का आइन नाफिज हुआ था, जिसने मुल्क को खुद मुख्तार समाजवादी और जमहूरी मुल्क की शक्ल दी थी। यही वजह है कि यौम जमहूरिया के दिन को हर हिंदुस्तानी जश्न के साथ मनाता है। इस साल भी 26 जनवरी खास होगी। इस दिन मुल्क भर में मुख्तलिफ किस्म के तकरीब होती है, जिसमें दिल्ली में कर्तव्य पथ पर निकलने वाली परेड अहम तवज्जो का मरकज होगी। परेड में मुल्क की फौजी ताकत और खुद इन्हिसारी की झलक देखने को मिलेगी। सच है कि इस झलक को देख हर हिंदुस्तानी के रोम रोम में वतन परस्ती और जोश जाग जाता है। इस साल 26 जनवरी बेहद खास होने वाला है, क्योंकि यह मुल्क का 2025 का 76वां यौम जमहूरिया होगा। भारत के 76वें यौम जमहूरिया 2025 की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। ये थीम मुल्क की विरासत को संभालते हुए भारत की तरक्की के सफर को दिखाती है। इस बार की परेड 90 मिनट में पूरी हो जाएगी, जिसमें शुरुआत 300 कलाकारों के साथ होगी और इस परेड में 18 मार्चिंग कंटिजेंट, 15 बैंड और 31 झांकियां शामिल होंगी। इस दौरान कुल 5000 आर्टिस्ट कर्तव्य पथ पर सकाफती प्रोग्राम पेश करेंगे। इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो 2025 के यौम जमहूरिया के चीफ गेस्ट होंगे, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच सिफारती ताल्लुकातों की 75वीं सालगिरह में एक अहम मील का पत्थर साबित होगा। सिफारती मेहमानों को बुलाने की रिवायत साल 1950 से ही चली आ रही है और इसे आज तक बरकरार रखा गया है। सुबियांतो का भारत दौरा भारत के लिए बेहद अहम साबित होगा। अब दिल्ली में पहली बार कोलकाता का जायका खाने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के रजौरी गार्डन में खुल चुका है अरसलान रेस्टोरेंट। अरसलान रेस्टोरेंट की दिल्ली में ये सबसे पहली ब्रांच है। अरसलान रेस्टोरेंट का जायका इतना मशहूर है कि इसकी कुल 11 ब्रांच है। हमारी तहजीब टीवी की टीम अरसलान रेस्टोरेंट पहुंची है और जायजा लिया है। आदाब नाजरीन, तहजीब टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। आज हम पहुंच चुके हैं अरसलान। अब अरसलान का नाम सुन के आप सोच रहे होंगे कि अरसलान तो दुबई और कोलकाता जैसी जगहों पर है, तो आपको बता दूं कि अरसलान अब दिल्ली में खुल चुका है। तो देर ना करते हुए हम अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि अरसलान का जायका कैसा है और यहाँ का स्टाफ कैसा है। फिलहाल अभी हम लाइव किचन में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुक हैं। ये क्या बना रहे हैं आप? ये मटन चाप है, ये मटन टिकिया है, ये चिकन चाप है। अच्छा, तो ये सारा कुछ लाइव बनता है, मतलब सारा लाइव फ्रेश बनता है रोजाना, पूरा लाइव एकदम फ्रेश रहता है। अंदर और भी बहुत सारे आइटम्स हैं, तो हम अंदर जानते हैं कि अंदर क्या क्या बन रहा है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बापी चक्रवर्ती, हम कलकत्ता से बिलोंग करते हैं। आपके दिल्ली में फर्स्ट टाइम हम लोग आए, क्योंकि इधर के काफ़ी गेस्ट, काफ़ी कस्टमर हमारे कलकत्ता में जब जाते तो उन लोग डिमांड करते कि दिल्ली में क्यों नहीं ब्रांच ओपन करते। ये आज 1-2 दिन से नहीं है, 4-6 महीने से नहीं, कई सालों से लोग हमको डिमांड करते जा रहे हैं। उन लोग रिक्वेस्ट करते जा रहे ताकि
दिल्ली में एक कोई ब्रांच ओपन किए जाए। ये जो सारे खाना जो आप देख रहे हैं, ये जो फूड देख रहे हैं, ये सब हमारे कलकत्ता की फेमस फूड है, हमारे अरसलान की फेमस फूड है। सर आप एक एक करके मुझे बताएंगे कौन सी डिश कौन सी है और कहाँ की है? ये जो है ना सर, ये है मटन बिरयानी। ये तो हंडी में होते, अभी तो बॉफे में ये लगाया गया तभी ऐसा दिख रहे। हंडी में ये दम बिरयानी इसके नाम है। इसमें आलू होते, एक मटन पीसेस होते और राइस होते। ये दम बिरयानी कलकत्ता की फेमस एक नंबर बिरयानी है सर। ये भी बिरयानी है। ये है सर हमारे चिकन बिरयानी है। ये कलकत्ता की फेमस अरसलान रेस्टोरेंट की चिकन बिरयानी है। ये मटन बटर मसाला सर देखिए। ये फूड जो है ना इतने लाजवाब है, इतनी डिलीशियस फूड है सर। ये खाने की बाद अगर कोई आदमी 2 घंटे भी पैदल चले डाइजेस्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 100% हमारे गारंटी है। ये हो गया मटन कोरमा। ये जो है ना सर, ये मटन कोरमा है। आप लोग भी इसके बाद खाइए। मटन कोरमा दिल्ली में भी मिलता है, तो हमारे में क्या खास है? हमारे खास बोलेगा तो मटन कोरमा जो हमारे कलकत्ता का स्टाइल में जो बनते, पर ये जो हमारे सदियों से 20 सालों से चल रहा है, ये मटन कोरमा ये हमारे उधर की फेमस है। लोग आते पहले बोलते कोरमा चाहिए। तो हमारे पास सारे नॉनवेज आइटम है या वेज भी है? वेज भी है सर। ये वेज हो गया सर पनीर बटर मसाला। ये पनीर बटर मसाला देखिए सर। इसके बाद छोले भटूरे, ये तो जानते हैं सर। मतलब दिल्ली के लोगों की पसंद का भी ख्याल रखा है। हाँ हाँ एकदम एकदम। इसके बाद आपके सामने लेकर आए हम वेज बिरयानी। ये जो है वेज बिरयानी है। और ये तो जानते हैं आप बेबी नान है। ये देख लीजिए, ये बेबी नान की साइज है। इसके बाद ये जो है ये टंगड़ी कबाब है। सर सारे तंदूरी आइटम है या ग्रिल्ड आइटम है? नहीं, ग्रिल नहीं होते हमारे इधर। सारे तंदूर कबाब सब तंदूर में बनते। इसके बाद सर कबाब है, टिक्का कबाब, चिकन टिक्का कबाब। में क्या खास है? ये कुछ नया लग रहा है मुझे। ये नया इधर लग रहा है रेशमी कबाब जो होते हैं ना सर। रेशमी कबाब इतनी स्मूथ सॉफ्ट होते, इतनी सॉफ्ट है ये मतलब जैसा गल गया, मुंह में देते हैं ना आइसक्रीम जैसा गल जाते, ये भी ऐसे ही है। आप लोग खा के देखिए और बात खाए ना, आप लोग तो यही किया है। ये अभी मुंह में देंगे ना सर, ऐसे गल जाएगा, ऐसा लगेगा। थोड़ा सा अरसलान के बारे में बताइए। अरसलान यहाँ पे कैसे आया? क्योंकि मैंने देखा है कि इसके काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं। हमारे कैलकाटा के आउटलेट में यहाँ कैलकाटा से करीबन 500 से 1000 बिरयानियाँ दिल्ली में डेली आती थी दुगने दाम में। तो हमने सोचा जब दिल्ली वाले को इतनी जहमत करनी पड़ती है तो हम थोड़ा जहमत करके उनके पास आ जाए। सर अगर मैं और ऑल ओवर जो डिशेज़ की बात करूँ तो काफ़ी सारी डिशेज़ हैं यहाँ पर, तो कस्टमर्स को अगर आप खिलाना चाहेंगे तो सबसे बेस्ट डिश कौन सी है? मटन बिरयानी। मटन बिरयानी। जी। तो कोलकाता की बिरयानी तो अलग होती है, उसमें आलू वगैरह भी होता है, तो क्या दिल्ली के लोगों को पसंद आएगी? आलू ऑप्शनल है, आलू से जायका नहीं होता, जायका मटन का होता है। जब स्टमक में हल्का लगेगा, उनको हल्का आगाज़ होगा कि उन्हें खाने के बाद भी आराम है, तो उनको ज़रूर पसंद आएगी। कलकत्ते में बहुत बिरयानी बिकती है और बिरयानी बहुत दूसरे जैसे लखनऊ की बिरयानी, हैदराबाद की बिरयानी, लेकिन कलकत्ते की बिरयानी जो है वो इस वक्त लोगों की पसंद बन गई है क्योंकि ये हल्की होती है और अगर आप रोज़ भी खा लें तब भी जो है आपका दिल नहीं भरेगा, पेट शायद भर भी जाए तब भी। पाकिस्तान फिर अपने नापाक इरादों से कोई बड़ा खेल रच रहा है। अचानक पाकिस्तान बांग्लादेश का करीबी बनता जा रहा है और अब पाकिस्तान अपने टॉप जासूसों को बांग्लादेश भेज रहा है। इस सब को देखते हुए भारत चौकन्ना हो गया है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों से भारत अलर्ट मोड में आ गया है। भारत ने जुम्मे को कहा कि वह हाल के वाकयात पर बारीकी से नजर रखे हैं और कौमी सलामती के मामले में जरूरी कदम उठाएंगे। वजारत दिफा के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हम भारत में हो रही सभी एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए हैं, साथ ही कौमी सलामत को मुतासिर करने वाली सभी एक्टिविटीज पर भी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पड़ोसी मुल्क के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। भारत का यह बयान मेजर जनरल शाहिद आमिर अफसर की क़यादत में पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI के एक हाई प्रोफाइल बैठक के बांग्लादेश की 3 रोजा दौरे के बाद आया है। यह दौरा हाल ही में बांग्लादेश के टॉप फौजी अफसरान के पाकिस्तान के सफर के बाद हुआ, जहां उन्होंने तीनों फौजी के प्रमुखों से मुलाकात की थी। साबिक PM शेख हसीना के ओहदे से हटाए जाने के बाद मचे बवाल के बाद से ही मोहम्मद यूनुस सरकार की पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ गई। इससे भारत में खतरे की घंटी बज गई है।
अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए पुतिन से बात करने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुतिन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और यूक्रेन पर हमला किए जा रहे हैं। अब ट्रंप ने एक और बात का खुलासा किया है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 सालों से जंग जारी है। इस जंग में अब तक 8 लाख से ज्यादा फौजी मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। जंग अभी भी खत्म नहीं हो रही है। दुनिया भर के सदर मुमलिकत कई बार जंग बंदी के लिए कह चुके हैं, लेकिन रूसी सदर पुतिन किसी की नहीं सुन रहे हैं। अब अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप भी रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए पुतिन से बात करने के लिए कह रहे हैं। ऐसे में ट्रंप को उम्मीद है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम मुल्क रूस यूक्रेन जंग को रोक सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक ही ऐसा मुल्क है जो इस जंग को खत्म कर सकता है और वो है सऊदी अरब। ट्रंप ने कहा, अगर तेल की कीमत कम हो जाती है तो रूस यूक्रेन जंग फौरन खत्म हो जाएगी। अभी कीमत इतनी ज्यादा है कि जंग जारी रहेगा। अमेरिकी सदर ने ऐलान किया कि वह सऊदी अरब और ओपेक से तेल की कीमत कम करने के लिए कहेंगे और रूस यूक्रेन जंग को पूरी तरह खत्म कराएंगे। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।